चूँकि यह पूछना तो नहीं चाहिए, विश्वव्यापी स्थिति है, कुछ ना कुछ गलतियाँ तो हुई हम सभी से। अपने देश में सबसे बड़ी गलती कहाँ आप देखते हैं सर? नहीं, गलती तो नहीं कहा जा सकता ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि इसका सही तरीका क्या होना चाहिए। हम तो जो दुनिया भर में हो रहा है उसका अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि इसका कहीं भी कोई वैज्ञानिक समाधान अभी तक नहीं दिखा। ये जो हमारा कोविड-19 जो है, तो हम देख रहे हैं कि दुनिया के अन्य देश क्या कर रहे हैं, हम उसके हिसाब से चलते हैं। फिर WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसकी जो सलाह होती है हम उसके हिसाब से चलते हैं। अच्छा, अब जो रोचक तथ्य है वो ये है कि WHO खुद ही अपनी जो सलाह है वो बदलता रहता है, तो इसमें ये कहना बड़ा मुश्किल है कि हमने गलती की। सर एक प्रश्न है, यह प्रश्न हमारा भी और हर व्यक्ति ये वह जानना चाहता है, क्या हम अकेले चीन को इसका जिम्मेवार मानेंगे? मैं ऐसा तो नहीं समझता, क्योंकि ये तो देखिए एक मतलब विषाणु है जो दैविक प्रकोप है। इसमें चीन क्या और दूसरे देश क्या, ये तो पूरी दुनिया में फैल गया। चीन से शुरू हुआ ये हो सकता है, और चीन ने जानबूझ के किया, इसका कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। ये बिना प्रमाण के तो सर ये जो वुहान वाला तथ्य सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से रखा जाता है, तो क्या इसको हम लोग पूरी तरह से सत्य नहीं माने क्या? देखिए, सोशल मीडिया में जो बातें आती हैं उनका कोई वैज्ञानिक आधार तो होता नहीं है जी। किसी ने कहीं से कुछ शगुफा छोड़ दिया और वो वायरल हो गया। ये तो जो ये विषाणु है, जो बायोलॉजिकल वायरस है, इससे ज़्यादा खतरनाक है सोशल मीडिया का वायरस। अच्छा, कहीं आप ऐसा मानते हैं कि सर आज स्ट्रेस हर व्यक्ति में सोशल मीडिया के कारण भी ज़्यादा बढ़ा है? सोशल मीडिया ने अपनी भूमिका तो जरूर निभाई है, खास करके भय फैलाने में, अनाप शनाप सूचनाएं फैलाने में, दुश्चिंता बढ़ाने में, वो सोशल मीडिया की भूमिका तो ही है। सर एक स्ट्रेस मैनेजमेंट के तौर पर जब अपने आप को आप समझते हैं एक्सपर्ट ग्रुप में, आज इंडिया ही नहीं कनाडा जैसे बड़े देशों में भी आपका नाम जाना जाता है, वहाँ पर और यहाँ क्या आप अंतर पाते हैं सर? नहीं, ये देखिए, मतलब जो रोचक बात है वो यही है कि इस कोरोना संक्रमण के मामले में पूरी दुनिया में जो रिस्पॉन्स हुआ, जो प्रतिक्रिया हुई, वो एक जैसी हुई, और सभी लोग तनाव में थे, पूरी दुनिया के लोग तनाव में थे, हर वर्ग और हर उम्र के लोग तनाव में थे, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी तनाव में थे। तो ये एक ऐसा मतलब ऐसी घटना थी जिसमें पूरी दुनिया में एक तरह की प्रक्रिया आई। सर प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, चूंकि इंसान को अपना रोजी रोटी को भी देखना है। ऐसे कंडीशन में प्रशासन कितना सख्त हो और कितना नहीं सख्त हो वो भी नहीं समझ पा रहा, और आम आदमी रोजी रोटी को मैनेज करे या कोरोना को देखे, क्या करे सर? इसका एक शब्द में उत्तर है संतुलन। देखिए, इसने आर्थिक समस्या तो बढ़ाई दी है, और कई रोजगार गए, कई नौकरियां गई, और आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल के दिनों में ये भी चिंता पड़ रही है कि आने वाले दिनों में कब तक अर्थव्यवस्था सुधरेगी या नहीं सुधरेगी, कितना वक्त रहेगा। तो इसमें एक भय का माहौल भी बना और आर्थिक तंगी भी है। आर्थिक तंगी में मानसिक जो हमारी प्रतिक्रिया थी वो बड़ी भूमिका निभाती है। तो कुछ लोग उसमें टूट जाते हैं, कुछ लोग हौसले के साथ लड़ने को तैयार रहते हैं। अभी हम लोग क्या करें, संतुलन बनाना पड़ेगा, और जान बचाने के लिए जितनी आवश्यकता है उतना ही काम करना पड़ेगा, ताकि जान भी बची रहे और दाल भात चोखा भी चलता रहे। देखिए, दाल भात चोखा की ज़्यादा समस्या नहीं है, लेकिन मतलब कुछ एक अपवाद को छोड़कर, लेकिन ज़्यादा समस्या इस बात की है वो जीवन शैली फिलहाल तो नहीं आती। सर आप विदेश जाते हैं, विदेशों में भी इस तरह के बहुत सारे मैनेजमेंट स्किल से आप जुड़े हुए हैं और वहाँ लोगों को राय देते हैं, तो आपको विदेशी व्यवस्था और अपने यहाँ की व्यवस्था में क्या मतलब विशेष फर्क आपको जो नज़र आता है? नहीं, विशेष फर्क तो मुझे इस बार कुछ भी नज़र नहीं आया, हर जगह एक ही स्थिति थी। लेकिन अब देखिए, वो उन देशों में आबादी कम है, उन देशों में जो चिकित्सा व्यवस्था है वो ज़्यादा मतलब सुदृढ़ है, और सुदृढ़ इसलिए है कि आबादी कम है। तो ये जो बात है कि वहाँ और यहाँ में तुलना करना, ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारा 120 करोड़ का देश है और हम अपेक्षाकृत ग्रामीण अंचलों में ज़्यादा फैले हुए हैं, जहाँ पर उतनी ज़्यादा अस्पताल या इस तरह की सुविधा नहीं है। तो जाहिर है। सर ये बताइए, क्यों हम अध्यात्म से जोड़कर नहीं देख सकते हैं कोरोना को? नहीं, अध्यात्म से बिल्कुल जोड़ना चाहिए। आपने जो सवाल उठाया इम्यूनिटी का,
जी। तो अध्यात्म को हम लोग इम्यूनिटी बढ़ाने में तो इसकी बड़ी भूमिका था, क्योंकि इम्यूनिटी को कम करने का सबसे बड़ा कारण है भय, और भय से तनाव उत्पन्न होता है। और यदि आपने गीता का वो पाठ याद किया होगा, तो गीता में भगवान ने पहली बात जो अर्जुन से कही थी वो ये थी कि तुम भय को त्याग कर मुझ में समर्पण करो। तो आस्था अगर होगी तो भय नहीं होगा, और भय नहीं होगा तो आपकी इम्यूनिटी यानी रोग रोधी क्षमता बेहतर होगी और आप रोगों का मुकाबला करने में सक्षम होंगे। तो इम्यूनिटी और आध्यात्म का तो रिश्ता इस तरह से हो ही सकता है। मतलब चाहे युग कोई भी हो सर, हम ईश्वर को नहीं भूल सकते। मेरे समझ से तो नहीं, हालांकि इसमें कई लोगों की राय अलग हो सकती है, लेकिन इतना तो तय है कि जब जब इंसान ने ये सोचा कि वो प्रकृति को जीत लिया है, प्रकृति ने ऐसा कुछ कर दिया और फिर से हम घुटनों पे आ गए। सर आज मुझे वो वाकया याद आता है 1918 स्पेनिश फ्लू से लेकर आज ये अपना जो विश्वव्यापी समस्या है कोरोना, क्या उस समय भी इसी तरह का स्टेप लिया गया था कि कुछ इससे बेहतर था सर, या उस समय भी इतना नुकसान जान माल का हुआ था? जान माल का नुकसान बहुत हुआ था। अब देखिए आंकड़े ये कहते हैं कि कोई 50 मिलियन लोग मारे गए थे, और अकेले हिंदुस्तान में कोई 1.25 करोड़ लोग। तो जाहिर है, अच्छा उन दिनों एक और भी बात थी कि मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था, एंटीबायोटिक का आविष्कार भी नहीं होता। आज तो अस्पताल में आप एजिथ्रॉल दे रहे हैं, उस समय तो एंटीबायोटिक की अवधारणा ही नहीं थी। सर एक बात अभी यहाँ पर आ गया अचानक दिमाग में कि हम मेडिकल साइंस में तरक्की किए या नहीं किए, या बस वही आज भी खाना पूर्ति ही? नहीं, देखिए मेडिकल साइंस में तरक्की जरूर हुई है। जैसे इन्वेजिव सर्जरी की बात ले लीजिए, या एंटीबायोटिक्स की बात ले लीजिए, या टीका की ही बात ले लीजिए। आज देखिए पोलियो है, स्मॉल पॉक्स है, इसको तो हम लोगों ने लगभग मिटा दिया है, तो ये बात नहीं है। लेकिन मेडिकल साइंस अभी भी प्रकृति के हर आपदा का सामना करने में सक्षम नहीं। एक स्ट्रेस मैनेजमेंट के तौर पर सर आप हमेशा लोगों से जुड़े रहते हैं, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो या एक जनरल कन्वोकेशन के माध्यम से, तो आप क्या कम्युनिकेट करेंगे, एक ऐसा सलाह दें सर जो हर व्यक्ति समझे? चूँकि मैं बताना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से, डॉक्टर प्रमोद पाठक जी का जब भी हम लोग नाम लेते हैं तो स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी इनकी बात सुनी जाती है। तो सर ऐसे कंडीशन में आपसे एक गार्जियन के तौर पर हम लोग सभी जानना चाहेंगे, धनबाद की जनता चूँकि कोयलांचल है और अनेक चीज़ों से लेकर यहाँ लोग खासकर डस्ट को लेकर खुद पहले से परेशान है, कुछ ऐसा राय दें जो वाकई सर एक रामबाण साबित हो इस विषम परिस्थिति में। मेरा कहना बड़ा सामान्य है कि पहले तो इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये आपदा भी खत्म होगी, हम लोग मुझे लगता है कि आधा से ज़्यादा निकाल चुके हैं, तो थोड़े दिनों में ख़त्म हो जाएगी। अब इसका समाधान क्या है? तो इस विषम परिस्थिति में भी हौसला नहीं खोना, और जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ कि साहब टेस्ट मैचों में जब बढ़िया खिलाड़ी क्रीज पे होता है ना, तो कभी कभी फील्डिंग बड़ी आक्रामक हो जाती है, गेंदबाजी बड़ी जिसको बोलते हैं हॉस्टाइल हो जाती है। तो